हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का 19th नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर लें। तो इंस्टेंस वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। यानी इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की अलग मेमोरी एलोकेट होती है। कहने का मतलब है कि जितने ऑब्जेक्ट हम किसी क्लास के बनाएंगे उतनी ही इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगी। इंस्टेंस वेरिएबल को पहचानने के लिए आप यह बात याद रखें कि इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय के अंदर हमने इंट empid एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखा। यह empid वेरिएबल क्लास के अंदर है पर किसी भी मेथड के बाहर है, तो यह इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। अब हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफाइन करें। स्टैटिक वेरिएबल्स वह वेरिएबल होते हैं जो क्लास को बिलोंग करते हैं। क्लास को बिलोंग करने से मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन तब होता है जब सबसे पहले क्लास लोड होती है। अब स्टैटिक वेरिएबल जो है वह सिर्फ एक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट आप उस क्लास के बनाओगे वह सिंगल जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसी को शेयर करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल को पहचानने के लिए आप याद रखें कि यह क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं और किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर होते हैं, परंतु इनको डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, क्लास एम्प्लॉय के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस स्टैटिक इंट टोटल। टोटल वेरिएबल जो है वह क्लास के अंदर है, किसी भी मेथड के बाहर है, परंतु इसको डिक्लेयर करने के लिए हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया हुआ है, अतः यह स्टैटिक वेरिएबल है। अब इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और एक और लोकल वेरिएबल को समझने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखें कि empid और empname दोनों ही वेरिएबल हमने क्लास एम्प्लॉय के अंदर डिक्लेयर किए हैं और किसी मेथड के अंदर नहीं है, तो यह इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। इसी तरीके से जो टोटल वेरिएबल है वह भी क्लास के अंदर है और किसी मेथड के बाहर है, किंतु इसको डिक्लेरेशन करने के लिए हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, अतः यह स्टैटिक वेरिएबल है। इसके बाद में सेट मेथड के अंदर देखें, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, आईडी, नेम और टी। यह जो तीनों पैरामीटर्स है, यूँ कहें कि यह जो तीनों वेरिएबल्स है यह सिर्फ सेट मेथड के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, अतः यह लोकल वेरिएबल्स है। यानी किसी भी मेथड के जो पैरामीटर्स होते हैं या फिर यदि किसी वेरिएबल को हम किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वह वेरिएबल लोकल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकता। अब इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को समझने के लिए हम एक जावा प्रोग्राम क्रिएट करें। उसके लिए सबसे पहले हम एक demo.java सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल के अंदर हम 2 क्लास डिफाइन करेंगे। एक क्लास एम्प्लॉय जिसमें हम इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स लेंगे, और दूसरा डेमो क्लास जिसके अंदर हम मेन मेथड डिफाइन करेंगे और मेन मेथड में एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस होते हैं वह समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लास एम्प्लॉय डिक्लेयर किया और क्लास के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखा प्राइवेट इंट empid, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखा प्राइवेट स्ट्रिंग empname, फिर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखा प्राइवेट स्टैटिक इंट टोटल। फिर हमने एक सेट मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है। सेट मेथड यहाँ पे empid, empname और टोटल वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए हमने लिखा void set int id स्ट्रिंग नेम int t, ये 3 पैरामीटर्स। फिर मेथड के अंदर हमने लिखा empid इक्वल id, empname इक्वल नेम और टोटल इक्वल टी। उसके बाद में हमने एक और मेथड शो मेथड को डिफाइन किया। यह शो मेथड empid, empname और टोटल में जो वैल्यूज स्टोर होगी उनको प्रिंट करवाने का काम करेगी। तो उसके लिए हमने लिखा void show system.out.println empid प्लस स्पेस प्लस empname प्लस स्पेस प्लस टोटल। इस तरीके से इस क्लास को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर इसी सोर्स फाइल के अंदर हमने एक और क्लास
डेमो डिक्लेयर किया। डेमो क्लास के अंदर सबसे पहले मेन मेथड को डिफाइन किया। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा एम्प्लॉय E1 इक्वल न्यू एम्प्लॉय। फिर इस ऑब्जेक्ट पे सेट मेथड कॉल करने के लिए लिखा E1 डॉट सेट और वैल्यूज जो हमने पास की वो है 101 राम और 1। इसके बाद में इसी पहले ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा E1 डॉट शो। फिर एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसके लिए लिखा एम्प्लॉय E2 इक्वल न्यू एम्प्लॉय। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे सेट मेथड कॉल करने के लिए लिखा E2 डॉट सेट 102 शिव 2। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा E2 डॉट शो। फिर से हमने शो मेथड को पहले ऑब्जेक्ट पे कॉल करने के लिए लिखा E1 डॉट शो। यहाँ पे मेन मेथड और क्लास को भी हमने क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करके देखें सो दैट हम स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल के डिफरेंसेस को समझ सकें। तो यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि जावा प्रोग्राम मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। मेन मेथड में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एम्प्लॉय E1 इक्वल न्यू एम्प्लॉय। जब भी हम किसी क्लास को सबसे पहले यूज करते हैं, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जब भी हम सबसे पहले किसी क्लास को यूज करते हैं, इसका मतलब है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर किसी क्लास की स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं या फिर किसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को यूज करते हैं, तो सबसे पहले वह क्लास JRE के अंदर लोड होती है। और जैसे ही क्लास JRE के अंदर लोड होती है, उस क्लास के अंदर जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब क्लास को यूज कर रहे हैं। तो क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्लास सबसे पहले लोड होगी और लोड होते से ही इस क्लास के जो स्टैटिक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे टोटल जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, इसके लिए मेमोरी एलोकेशन होगा। यह मेमोरी एलोकेशन उस क्लास के स्टैक में होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के स्टैक में टोटल के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा और टोटल जो है वो इंट टाइप का है, तो यह 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझ लिया, वह यह कि जब भी कोई क्लास लोड होती है तो सबसे पहले उस क्लास के स्टैक में जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स है उनका मेमोरी एलोकेशन होता है और फिर उनका इनिशियलाइजेशन होता है। इसके बाद में चूंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन भी होगा और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन जावा में हीप एरिया में होता है। तो हीप एरिया में यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब EMP ID और EMP नेम के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा। EMP ID इंट टाइप का है तो 0 से इनिशियलाइजेशन होगा और EMP नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो नल से इनिशियलाइजेशन होगा। यहाँ पे ध्यान से देखें कि सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ है, स्टैटिक के लिए नहीं, स्टैटिक के लिए पहले ही हो चुका है। अब जब हम इस पहले ऑब्जेक्ट पे सेट मेथड को कॉल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है और हमने वैल्यू पास किया है 101 राम और 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू पास हुई है इस ID नेम और T वेरिएबल में 101 राम और 1, यह EMP ID EMP नेम और टोटल में एक एक करके स्टोर हुई है। तो EMP ID में 101 स्टोर हो गया, EMP नेम में राम स्टोर हो गया और यहाँ जो टोटल के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ है उसमें 1 स्टोर हो गया। इसके बाद में इसी ऑब्जेक्ट पे जब हम शो मेथड को कॉल करेंगे तो EMP ID EMP नेम और टोटल की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी हमें आउटपुट में मिल जाएगा 101 राम और 1। इसके बाद में हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय का, और जब हम एक और ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का क्रिएट करते हैं तो हीप एरिया में फिर से एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, यानी सिर्फ EMP ID और EMP नेम के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 और नल से इनिशियलाइज हो गया। टोटल के लिए फिर से मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। अब यह जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यह E2 रेफरेंस वेरिएबल से रेफर होने लग जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट रेफर हो रहा है E1 से और दूसरा ऑब्जेक्ट रेफर हो रहा है E2 से। अब जब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम सेट मेथड को कॉल करेंगे, उसके लिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है E2 डॉट सेट और जो वैल्यू हमने पास की वो है 102 शिव और 2। तो यहाँ पे सेट मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स में वैल्यू आई वो है 102 शिव और 2, जिसको हमने EMP ID EMP नेम और टोटल में स्टोर किया। तो E2 जो है वो ये दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो EMP ID है उसमें 102 आ गया, EMP नेम में शिव आ गया।
परंतु टोटल में जो वैल्यू स्टोर होगी वह इसी टोटल वेरिएबल में स्टोर होगी। यानी यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट ने 1 स्टोर किया था, 1 रिप्लेस हो जाएगा 2 से, जिसको दूसरे ऑब्जेक्ट ने किया। फिर जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट में empid में मिलेगा 102, नेम की जगह शिव, और टोटल में हमें आउटपुट में मिलेगा 2। तो आउटपुट हो जाएगा 102 शिव और 2। किंतु फिर से जब हम पहले ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो आउटपुट में empid, emp नेम और टोटल आएगा वो आएगा empid मिलेगा 101, नेम हमें मिलेगा राम, किंतु टोटल में अब हमें 2 मिलने लगेगा, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट जो कि E1 और E2 से रेफर हो रहे हैं वह एक ही जो टोटल यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई है उसको शेयर कर रहे हैं। तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे टोटल में 2 वैल्यू स्टोर कर दिया है, तो पहले ऑब्जेक्ट को भी 2 ही मिलेगा। इसीलिए जब इधर लास्ट में हम पहले ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करेंगे तो आउटपुट पे हमें 101 राम और 2 मिलेगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम को जब आप जावा सी demo.java कमांड देके कंपाइल करोगे और जावा डेमो कमांड देके रन करोगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा 101 राम 1 सबसे पहले। फिर जब दूसरी बार आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉल किया तो आपको मिलेगा 102 शिव 2, पर फिर से जब पहले ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल करोगे तो आपको मिलेगा 101 राम और यहाँ पे टोटल की वैल्यू आपको मिलेगी 2। इस तरीके से हमने इस वीडियो में स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में समझा। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को भी आप देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यदि आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।